सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 805 है। और आज का जो विषय है वो है क्रोध को समझना, अंडरस्टैंडिंग एंगर। आज का विषय आदरणीय सीए प्रदीप कुमार गुप्ता जी लेंगे, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय अरविंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। और जो कुछ भी थोड़ा सा मैंने सीखा है, समझा है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के ग्लोबल गाइड दाजी का, जिन्होंने एंगर के ऊपर काफी कुछ बोला है और काफी कुछ उन्होंने समझाया है। तो आज जो कुछ भी मैं विचार शेयर करूंगा, ये मेरे ओरिजिनल थॉट्स नहीं है, ये वो हैं जो दाजी साहब ने हमें समझाया। और जितना भी मैं उनको थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ उसको मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। उनको मैंने सुना, समझने की कोशिश की, और वही सब आपसे शेयर करूंगा। और यदि कहीं कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो, या कोई आपके और एडिशनल विचार होंगे तो वो आप जरूर इसमें शेयर करिएगा, जिससे हम एक दूसरे के विचारों द्वारा टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। और इसको कैसे, और क्या कोई ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जिनको प्रैक्टिस करके इस सब्जेक्ट को हम अपने जीवन में मैनेज कर सकते हैं या उतार सकते हैं। तो उस पे वो भी एक हमारा एक डिलीवरेबल रहेगा। तो यदि शुरू करें इसे, तो एक बात से सब एग्री करेंगे कि मोस्ट ऑफ अस स्ट्रगल विद एंगर। कहीं ना कहीं सब मानते हैं कि हमें गुस्सा आता है और गुस्से से हमें परेशानी होती है। तो इसमें अगर इसको समझने की और आगे समझने की कोशिश करें तो होता क्या है। जब हमें क्रोध आता है तो वी हर्ट अदर्स, कोजिंग आउटर टेंशन एंड कंफ्लिक्ट, या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमें इनर टेंशन होती है, इनर कंफ्लिक्ट होता है। गुस्सा या तो मैं बाहर की तरफ एक्सप्रेस करूंगा, या मैं उसे अपने अंदर की तरफ ले जाऊंगा, जिससे मुझे खुद को नुकसान होगा। लेकिन दोनों ही तरीकों से बाद में हमें इससे पछताना पड़ता है। तो क्योंकि अगर ये होता क्यों है, क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि गुस्से का प्रकृति क्या है और गुस्से का पर्पज क्या है। और ना ही हमने अभी तक कोई साधन सीख पाए हैं शायद, कि हमें इस वॉलेटाइल इमोशन से निपटना कैसे है, इसको मैनेज कैसे करना है। यदि एक बार हमारे समझ में हमारे पैटर्न्स आ जाएं कि हमें गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, तो ये गुस्से को हम एक अच्छे मित्र के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं गुस्सा है क्या, व्हाट इज एंगर। अगर कोई इसकी प्योर फॉर्म में, चाहे जो इन हमारे एनर्जी फील्ड में आता है और हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है इमीडिएट। पूरा शरीर हमारा रोमांचित होने लगता है, गर्म होने लगेगा, एंड वी कैन फील इट। अगर योगिक साइंस की बात करें तो योगिक साइंस में ये दो इमोशन में से एक है जो इसको प्रकृति ने हमें हमारे उत्थान के लिए दिया है। ये दो इमोशंस क्या है? काम और क्रोध। तो ये क्योंकि ये हमें प्रकृति ने दी हैं, इनको कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से इनको कभी नहीं हटा सकते। हाँ, इनको हम मैनेज कर सकते हैं अपने उत्थान के लिए। तो एंगर यूजफुल कैसे है, इसके अगर हम पर्पज की बात करें तो इसके बहुत सारे पर्पज हैं जो हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। उसमें जो सबसे दो इम्पोर्टेंट पर्पज हैं गुस्से के, जो हमें फायदा पहुंचाएगा, अगर इंट्रिंसिक इंस्टिंक्टिव बायोलॉजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एंगर हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जब भी ये हमें कोई भी खतरा जब भी हमारे सामने आएगा, सामने से सपोज कोई मुझे अटैक करने के लिए तैयार है एकदम, तो एकदम मुझे गुस्सा, एक एनर्जी फ्लो होगा जो मुझे बताता है भी या तो तुम फाइट करो या यहाँ से भग जाओ। जैसे ही वो खतरा आएगा, अंदर एकदम मेरा एनर्जी फील्ड में एक एनर्जी चार्ज आएगा जो मुझे बताएगा। तो ये मेरा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जहाँ पे गुस्सा मुझे सहायता करता है। और यदि इसे इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो इमोशनल पर्सपेक्टिव में भी ये मुझे दूसरे तरीके की थ्रेट से मुझे बचाता है और मुझे वार्न करता है, भाई तुम्हें को अपने अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत है। जब भी इमोशनल डिस्टरबेंस है, तो एक बार मुझे गुस्सा आ जाए
तो मेरा तजुर्बा मुझे ये बताता है कि उस दिन कई घंटे या पूरा दिन मेरा खराब हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे बॉडी से मेरी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है। तो वो इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी उस समय मुझे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, जिससे कि मैं इसको अपने फायदे के लिए यूज कर पाऊं, ना 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 कि इससे मैं कोई नुकसान उठाऊं। तो इस अगर उस सेंस में देखें तो ये एक सुपर टूल है हमारे हाथ में, जिससे कि हम अपना कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमें गुस्सा कब आता है, क्या व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर एंगर, तो ट्रिगर्स जो हैं वो हमारे अंदर से आ सकते हैं, ट्रिगर्स हमारे बाहर से आ सकते हैं। अगर आउटसाइड ट्रिगर्स की हम बात करें, तो आउटसाइड ट्रिगर्स हैं जो जब हमें गुस्सा आता है, वो है ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स। हाँ, दू इस इंसल्ट, किसी ने हमें इंसल्ट कर दिया, क्रिटिसिज्म, अनवांटेड एडवाइस, थ्रेट्स, इनजस्टिस, ह्यूमिलिएशन, इन सभी कंडीशंस में मुझे बाहर से कोई चीज ट्रिगर होगी, इनमें से कोई भी एक इवेंट के केस में, और कोई भी सर्कमस्टांस भी हो सकती है, और हमें एकदम गुस्सा आता है। इसके ये तो हो गए आउटसाइड ट्रिगर्स। इनसाइड ट्रिगर्स क्या है जिन पे हमें गुस्सा आएगा या आता है जनरली, जो हमने देखा है, एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं होती, तब हमें गुस्सा आता है। डिजायर्स, हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती, तब हमें गुस्सा आता है। विशेष, कुछ हमारी विशेष वो पूरी नहीं हो रही है, गुस्सा आता है। या हमें हमारे फियर्स, अगर हमें कोई फियर आएगा किसी से, तो मुझे गुस्सा आएगा, और हो सकता है मैं कुछ उसको रिवेंज लेने की कोशिश करूं। तो ये आउटसाइड ट्रिगर और इनसाइड ट्रिगर हो गए। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन है, जब मुझे गुस्सा आ सकता है, मेरे अपने अंदर से भी गुस्सा आ सकता है। तो नो टाल, जिसका कि मुझे हमेशा पता नहीं होता कि ये मुझे कहाँ से आ रहा है, और ये मेरा पुराना एक दबा हुआ गुस्सा मेरे अंदर हो सकता है, जो एक आ सकता है, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है बहुत लंबे समय से। एक एग्जाम्पल ने इसका, मैं कहीं जा रहा हूँ और वहीं सामने कहीं कोई इवेंट होती है मेरे सामने, जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन वो इवेंट मुझे अपनी पुराने समय की किसी खास इवेंट को याद करा देती है। सपोज इट इज ए केस ऑफ फिजिकल मिसयूज, तो इमिडिएट मुझे उस इवेंट से मैं रिलेट करूंगा, या और मुझे एकदम गुस्सा आ जाएगा, और मुझे पता भी नहीं पड़ेगा कि मुझे क्यों गुस्सा आ गया। अ, पुराने अगर गुस्से की बात करें जो हमारे अंदर अब छुप पड़ा रहता है, तो इट फॉर्म्स ए नोट ऑफ ट्रैप्ड एनर्जी। ट्रैप्ड एनर्जी मेरे अंदर पड़ी हुई है, जो एक चक्र के रूप में मेरे शरीर के अंदर पड़ी रहती है। यदि कभी वो सरफेस पे आएगी, तो मुझे गुस्सा आएगा, वो एक एनर्जी रिलीज होगी और मैं गुस्सा फील करूंगा। तो अगर इसको क्वेश्चन करें मैं अपने आप को, तो एनीथिंग दैट ट्रिगर्स सिम्टमेटिक नर्वस सिम्टम, फ्लाइट एंड फ्ली रेस्पॉन्स, तो इट कैन रिजल्ट इन एंगर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो जिससे हम कहते हैं सूर्य नाड़ी। जब भी हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो होगा, तो आपने अगर आप कभी देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो हमारे सीधे नुतने से सांस ज्यादा तेजी से चलने लगेगी। तो जब भी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरा एक्टिवेट होगा, जो कि मुझे फ्लाइट या फ्ली रेस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट करता है, तो मैं इट कैन रिजल्ट इन एंगर एज और बायोलॉजिकल सिस्टम, जो कि हमारा प्राइम्ड है कि जैसे ही मैं कोई डेंजर महसूस करूंगा, तो मैं एकदम इस मोड में आ जाऊंगा ऑटोमेटिकली। तो वो मुझे गुस्से के रूप में महसूस देता है। तो अगर हम इसका जितना मैंने बात चर्चा करी हमने, अगर हम इसको देखें, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इफ आई एम अवेयर। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैं हर छोटी से छोटी चीज में खतरा देखने लगता हूँ। डे टू डे जो मेरी लाइफ चल रही है, उसमें कोई भी छोटी छोटी बात होती है और मुझे गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों में डेंजर महसूस करने लगता हूँ। तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। तो कॉमन कोज ऑफ एंगर, जो सबसे ज्यादा कॉमन कोज है, दैट इज अ क्रिटिसिज्म, स्पेशली जब वो अनजस्ट हो, अनसोलिसिटेड हो। कोई भी मेरी आलोचना करेगा, एकदम मुझे गुस्सा आता है। या अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनमें भी खास तौर से जब कोई इंसिस्ट करने लगता है। तो दो अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस में फर्क है, एक केवल सिंपल एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफिल फुलफिल नहीं हुई, दूसरा है कि यदि हम उसे इंसिस्ट करने लगते हैं, तो वो दूसरी चीज है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे, एक बच्चा जिद करता है कि जब मेरी स्कूल से बस आएगी, तो मेरी मम्मी मुझे लेने आएंगी।
तो ये अगर कभी मम्मी लेने नहीं आती तो उसे गुस्सा आएगा। लेकिन यदि वो जिद करे कि नहीं केवल मेरी मम्मी ही लेने आएगी, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आएगा अगर मम्मी नहीं आती है। तो एक हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कहीं उसमें इंसिस्टेंस तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व हो रही है तो हमें उसको समझ के उसके फिर हमें उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो अगला जो हमें कंसेप्ट समझना है वो है व्हाट आर आवर एंग्री बिहेवियरल रेस्पॉन्स। जब हमें गुस्सा आता है वो हमारे बिहेवियर में किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो व्हेन एंगर अराइजिंग बी, तो उसमें दो तीन तरीकों से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। जनरली क्या होता है, बी ऑफन ब्लेम समवन और समथिंग एक्सटर्नल। हम उसकी जिम्मेवारी सामने वाले व्यक्ति को देते हैं, दूसरे व्यक्ति को, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, या इस घटना की वजह से ये हो रहा है जो कि मेरे बाहर एग्जिस्ट करती है। तो उसमें क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हमें मिलते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन जो होता है वो मेरे अंदर होता है। एक एग्जांपल है इसमें मैरिज का केस। जो मैरिज में डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें वजह कोई भी हो, बाहर से भी कोई बात होगी, सपोज हमारे घर में कोई बात होगी, प्रॉब्लम की जड़ सासू माँ है, लेकिन हम ब्लेम किसको करेंगे, पार्टनर को। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से भी हमें रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन मेरे अंदर होता है, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम इसे सोचें कि हाउ मेनी ऑफ अस सी आवर ओन इम्परफेक्शंस। अभी तक हम बाहर वाले को ब्लेम कर रहे हैं, बाहर व्यक्ति को, दूसरी बाहर के इवेंट्स को। कुछ कहना चाह रहे हैं इसे की? ओके। तो उसमें हम अपने इम्परफेक्शंस को नहीं देखते हैं और अपनी पर्सनल वीकनेसेस को नहीं देखते हैं। हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, मेरे अंदर क्या इम्परफेक्शंस हैं। तो जो कि एक हमारे एंगर का एक मेजर कारण होता है। और कई बार दूसरी तरह से भी हम रिएक्ट करते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, वो हर चीज के लिए स्वयं को जिम्मेवार ठहराने लगते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ब्लेम गेम बाहर न जाके अंदर की तरफ मुड़ गया। अब मैं जो है अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ हर चीज के लिए। कोई भी गलती, किसी की भी कोई भी गलती है तो गुस्सा मेरा अपने ऊपर आएगा, एंड इट इज आल्सो भी डिस्ट्रक्टिव। और ये भी मेरे अंदर अनहेल्दी पैटर्न्स को बढ़ाएगा। तो अगर इसको देखें तो गुस्से का जो हमारा रिएक्शंस आता है, तो वो दो तीन तरह से रिफ्लेक्ट कर सकता है हमारे अंदर। इट कैन बी एग्रेसिव, इट कैन बी रिफ्लेक्ट करते हैं। या मैं एकदम सुकड़ गया अपने अंदर, या मैंने अपने आप को हर्ट महसूस करा। तो इसमें क्या मैं किसी और तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ, या या मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मैं कुछ समय के लिए पोज करूं, रुकूं एक एक सेकंड की, कुछ सेकंड्स के लिए, एंड मैं सोचूं कि ये इवेंट मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए अपने बारे में, कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। किसी ने कोई बात कही, मुझे अच्छी नहीं लगी और मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ। तो इज इट पॉसिबल मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुकूं और सोचूं भाई ये क्या ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है समझने के लिए। एग्जाम्पल लें, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, तो हो सकता है मैं उस बात से एग्री नहीं कर रहा, लेकिन क्या मैं अपने आप को खुले दिमाग से सोच सकता हूँ और उसको मैं ध्यान से सुनूं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात हो जो मुझे मालूम नहीं है, और कुछ बात जो मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। क्या मैं उसको उस तरह से सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और हो सकता है उसके लिए मैं उसे धन्यवाद भी दूं कि मेरे अंदर जो कमी थी सामने वाले ने मुझे बताई और मुझे उसे समझने का मौका दिया। तो हमें करना क्या है, वी नीड ओपननेस। वी हैव टू कर लिया, आई एम ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इवन टू क्रिटिसिज्म। तो आई हैव टू वेलकम चेंज, एंड आई हैव टू सी द न्यू पॉसिबिलिटी इन व्हाट द पर्सन इज सेइंग। ये अगर मैं क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता हूँ, तो इट इज एन एक्सीलेंट टूल टू अटेन एक्सीलेंस।
केवल ये रीजन नहीं है, मैं केवल इसको मुझे नेगेटिवली नहीं समझना है, रादर इसे मैं एज ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी ले सकता हूँ। चीन ने एक बार कहा, we cannot solve our from same level of thinking that created them. We cannot solve our problem from the same level of thinking that created them. तो इमीडिएट नीड क्या है हमें, जब कभी हमें आई फील एंगर, इट मींस आई हैव टू राइज टू द हायर प्लेन ऑफ अवेयरनेस। जिस लेवल से मैं सोच रहा हूँ उससे मुझे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर उठ के मैं उसको सिचुएशन को देखूंगा, तो मैं उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा और रिएक्ट कर पाऊंगा। I have not to allow my mind to express itself based on reactions, impressions, prejudice, जजमेंट। सामने वाले ने कोई बात कही, इमीडिएट मेरे अंदर से रिएक्शन आता है, मैं सामने वाले को एकदम जज कर लेता हूँ, ये ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार मेरे पूर्वाग्रह भी रहते हैं, तो वो मेरे गुस्से का कारण होते हैं और मेरा माइंड उस तरह से रिएक्ट करता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड नॉट अलाउ माइंड कि ये रिएक्शन करे। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि मेरा माइंड रिएक्ट ना करे, मेरा माइंड मेरे प्रेजुडिस और मेरी जजमेंटल टेंडेंसीज के हिसाब से काम ना करे, बल्कि कुछ ऊपर उठ के बियॉन्ड माइंड जाके मैं कुछ अपने आप को रेगुलेट कर पाऊं। तो देन आई कैन मैनेज एंगर बेटर, एंड दिस इज अ क्रक्स ऑफ द मैटर। यदि से सिंपल शब्दों में कहें तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ सिचुएशन एंड वर्क फ्रॉम देयर। किसी भी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आ रहा है, पोज लिटिल, और जो भी उस समय पोजीशन है, उस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन को, और फिर वहां से आगे काम करना चालू करें। अगर हम इसको देखें, जब हमें गुस्सा एंगर आता है तो हम कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं ज्यादातर दूसरों पे या बाहर की पोजिशन पे। दैट इज अ जनरल रिएक्शन। तो ये क्या दिखाता है हमें, इट इज अ साइन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। मैं सामने वाले व्यक्ति को या जो मेरे सामने सिचुएशन है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें दो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। एक तो मैं अपने आप को हेल्पलेस विक्टिम बना लेता हूँ, सामने वाले व्यक्ति के लिए मैं के सामने मैं हेल्पलेस विक्टिम हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या जो परिस्थिति है उसके लिए उसमें मैं हेल्पलेस विक्टिम हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं, हम सिंपैथी सॉलिसिट करने लगते हैं, जस्टिफाइंग कि इसमें कोई हमारा फॉल्ट नहीं है, सामने वाले का फॉल्ट है। मेरे साथ में कोई बैठा तो कैसे बदतमीजी कर रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। वी जस्ट ट्राई टू गैदर द सिंपैथी, तो जिसकी कि हमें कोई जरूरत नहीं है। रादर वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एंगर एंड लर्न द टूल्स टू मैनेज द एंगर। एक और जो टेंडेंसी जो जनरली देखने में आती है, वो ये आती है कि कुछ व्यक्ति एंगर को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मुझे गुस्सा आया, आई विल सप्रेस इट, होगा क्या, इट आई विल बिकम ए प्रेशर कुकर ऑफ इमोशन बिल्डिंग इनसाइड। मेरे अंदर इमोशंस इकट्ठा हो जाएंगे, इट विल बी आई विल बी द प्रेशर कुकर। तो क्या क्या होगा, सम टाइम समडे एनर्जी इम्प्लोजन विल टेक प्लेस विद इन मी। फट पड़ा, जैसा होता है ना, गुस्सा बहुत टाइम से दबा हुआ हो और कोई घटना हुई, किसी व्यक्ति ने कोई बात की, एकदम मैं फट पड़ा। या आई विल गो कोल्ड एंड स्टैग्नेट, एकदम रुक जाऊंगा, जैसे हाथ पैर ढीले हो गए, एक कॉन्फिडेंस मेरा ब्रेक होने लगेगा। वो दूसरा रिएक्शन आएगा अगर मैं एंगर को सप्रेस करूंगा, और मेरे अंदर रिसेंटमेंट और बिटरनेस इकट्ठा होती चली जाएगी उस व्यक्ति के लिए या उस सिचुएशन के लिए। कंसिक्वेंस, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, दोनों तरह के इशूज आ सकते हैं। वो मेरी फिजिक पे भी को भी अफेक्ट करेगा और मेरे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। फिर देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, हेल्दी रेस्पॉन्स टू एनर्जी ऑफ एंगर। तो इसके लिए हेल्दी रेस्पॉन्स क्या है, we have to develop the idea of acceptance. We have to develop the idea of the acceptance. Acceptance does not mean that I am weak or I am coward. It means accepting the reality of the present circumstance.
accepting the reality of the present circumstances without reacting strongly in the moment. इस समय जो भी चल रहा है, जिस परिस्थिति में मुझे गुस्सा आ रहा है, उस परिस्थिति को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ या सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना कोई रिएक्शन दिए हुए। उस एंड उससे आगे फिर हम मूव करते हैं। मैं हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो हार्टफुलनेस जो हमारे मेथड है मेडिटेशन का, इसमें वो दो तीन तरीके से हमें सहायता करता है। हाउ टू एक्सेप्ट, इसमें हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट विद अवर सेंटर, अपने हृदय पे जाते हैं और अपने अंदर से आंतरिक सोच से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हम इमीडिएट बैलेंस पोजिशन में आते हैं, बैलेंस परसेप्शन हमारा डेवलप होता है। गुस्से में होता क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता जिस समय मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, एंड आई जस्ट रिएक्ट। लेकिन यदि मैं कुछ क्षण के लिए अपने आप को पोज कर पाऊं और अपने आप को अपने अंदर से अपने हृदय से कनेक्ट कर पाऊं, तो इमिडिएटली हम अपने बैलेंस परसेप्शन के स्टेज में चले जाते हैं। दूसरा जो टूल हार्टफुलनेस में अवेलेबल है, हार्टफुलनेस क्लीनिंग प्रैक्टिस। जो इमोशंस उस समय मेरे अंदर उठ रही हैं, उनको मैं क्लीन कर सकता हूँ। तो आई भी बाई सिंपली अप्लाइंग दैट टूल, आई कैन लेट गो ऑफ इमोशनल चार्ज। तो अगर मैं उससे, वो मेरा इमोशनल चार्ज चला गया, तो आई फील पीसफुल। एंड तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो हार्टफुलनेस में हम यूज करते हैं, दैट इज अ ट्रांसमिशन, एंड इट इज अ मिरेकुलस, इट इज अ मिरेकल टूल, मिरेकल कैटलिस्ट टू मैनेज एंगर, टू स्ट्रेस एंड फियर। जब कभी हमें गुस्सा आता है, तो इसमें दो चीजें जो और दो टूल हमारे बहुत काम आते हैं, वन इज अवेयरनेस एंड सेकंड इज एटीट्यूड। जब भी कभी गुस्सा आए, आस्क योर सेल्फ, व्हेन आई एम एंग्री, क्या पूछना है अपने को, एम आई अलर्ट एंड अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी। जब कभी भी मुझे गुस्सा आए, तो मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मैं सतर्क हूँ, क्या मैं अवेयर हूँ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है, और या मैं केवल सिंपली रिएक्ट कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से, जो सबकॉन्शियस से मेरा जो भी रिएक्शन उठ रहा है, या केवल मैं उसको बस बाहर निकाल रहा हूँ। तो मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना है। एंड थ्रू मेडिटेशन वी लर्न टू एक्सपेंड अवेयरनेस। जब भी हम मेडिटेशन करें, हार्टफुलनेस पद्धति से करें या किसी भी पद्धति से करें, तो मेडिटेशन का जो इमीडिएट रिजल्ट है, वो ये हमारी अवेयरनेस को एक्सपेंड करता है, जो कि हमें एंगर को बेटर मैनेज करने में सहायता करता है। व्हेन वन इज एंग्री, तो क्या करना है, नोटिस हाउ एंगर इज फ्लोइंग एज एनर्जी इन योर सिस्टम। गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि एनर्जी मेरे शरीर में कैसे फ्लो कर रही है। एनर्जी फ्लो कर रही है, तो मैं क्या करूं, डू नॉट रिप्रेस इट, इसको दबाओ मत। जैसा भी मैंने सप्रेशन की बात करी पहले, डोंट रिप्रेस इट, लेट इट बी देयर, बिकम अवेयर। केवल हमें पता होना चाहिए कि ये मेरे अंदर इस समय फ्लो कर रही है। अगर ये मेरे अंदर फ्लो कर रही है, अगर मैं अवेयर हो जाऊंगा इसका, तो इट इज वेरी इजी टू ब्रिंग पीस इनसाइड। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, तो जो एनर्जी है, एंगर इज वन साइड ऑफ द कॉइन एंड पीस इज द अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन। सेम एनर्जी, जो एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही है, उसकी एक साइड गुस्सा है, तो दूसरी साइड पीस है। तो जैसे जैसे हम अपने गुस्से के बारे में अवेयर होने लगते हैं, जैसे मैं गुस्से को नोटिस करने लगूं, अगर आम आदमी की बात करें तो उसे पता ही नहीं पड़ता उसे कब गुस्सा आ गया। जब वो रिएक्ट कर देता है, सब चीजें सब घटित हो जाता है, तब उसे पता चलता है तो गुस्से में था। बाद में ध्यान करता है, यार तूने गुस्से में क्या कर दिया। तो जैसे जैसे मैं ज्यादा अवेयर होता चला जाता हूँ, तो जो हमारा गैप है, गुस्सा अगर मुझे आता है तो कुछ समय बाद शांत भी होता है, तो एक टाइम गैप होता है मुझे गुस्सा आने के बीच में और उसके शांत होने के बीच में, एक गैप होता है। 1 घंटे में शांत हो सकता है, 2 घंटे में शांत हो सकता है, या 5 मिनट में भी शांत हो सकता है। इफ आई नो टू मैनेज इट इन बेटर, इट मे बी, this gap may be reduced even to the seconds. I can manage my anger within the seconds of it.
It comes and immediately I am able to manage it, or even before it comes I can manage it. It depends upon my capacity. How am I able to use my mind for the purpose? That is the key. तो इसको हम कहते हैं मोर एंड मोर, जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है अपने गुस्से के बारे में, अपनी एनर्जी फील्ड के बारे में, एंड हाउ इट एक्ट्स एंड हाउ इट फ्लोज थ्रू माय बॉडी, जो टाइम गैप है एंगर और इसका यू टर्न है पीस, जो इनके बीच का टाइम गैप है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, एंड आई रीच द कंडीशन ऑफ पीस. अवेयरनेस होने से क्या होगा? इट विल प्रिवेंट फ्रॉम सप्रेसिंग द एंगर विच हैपन्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट. मुझे गुस्सा आ रहा, मैं इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा, या मैं उसे मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. तो सप्रेस्ड एंगर से क्या होगा? यदि मैंने सप्रेस कर दिया इसे, तो इट विल बिल्ड अप इनसाइड, leading to all sorts of mental, emotional, and physical health issues, including depression and poor life satisfaction. मैं अपने आप से हमेशा डिससेटिस्फाई रहूंगा. जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले आदमी होते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा, एंड दे कैन इवन गो, इफ दे सप्रेस द एंगर, दे कैन इवन गो इनटू द डिप्रेशन. एंड उनकी फीलिंग क्या रहती है कुछ केसेस में? दे हैव द ग्रेटर परसेप्शन ऑफ लैकिंग सपोर्ट. उनकी फीलिंग ये रहती है कि पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी. दैट इज देयर फीलिंग. तो हाउ डू वी प्रिवेंट ऑल दिस? इस सबको रोके कैसे? बाय बीइंग अवेयर एंड लर्निंग टू रेस्पॉन्ड फ्रॉम इनसाइड, नॉट responding by way of reaction, but we have to be aware and we have to learn how to respond from my inside. तो दैट इज द, इसको हम फिर एंगर को हम रोक सकते हैं. रोकना भी सब भी गलत है. आई कैन मैनेज एंगर. अगर मेरे अंदर इनर पीस है, अंदर से मैं शांत हूं, तो इट डिजोल्व द इम्पल्सेज ऑफ वायलेंस. जो हमारे अंदर इम्पल्सेज आई वायलेंस की, जो जैसे सामने वाले को नुकसान पहुंचा दूं, पता नहीं मैं उसे क्या बोल दूं, पता नहीं मैं क्या कर दूं, तो उसको मैं इट इट विल डिजोल्व. और जब हम अंदर से शांत होते हैं, देन ओनली क्रिएटिविटी कम्स आउट. मदर्स आर एबल टू नर्चर द चिल्ड्रन. वी आर एबल टू विटनेस एंड एंजॉय हैप्पीनेस एंड हार्मोनी एंड all other wonderful things. And we can respond faster with empathy and serenity. Do you agree? आप हम जो है अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई डू आई वांट टू कर्ब माय एंगर. हम एंगर को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, या एंगर को कर्ब करने की बात कर रहे हैं, तो हम एंगर से क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं? वो भी एक क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछना है. तो इसके जनरली दो रीजन होते हैं. एक तो एंगर के साथ साथ में क्या होता है? आई फील स्ट्रेस, इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड डैमेजेज माय इनर सिस्टम. तो मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ. जब मुझे गुस्सा आता है, मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में अनईजीनेस महसूस देती है, एंड आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं गुस्से को इसलिए भी मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ कि दूसरे व्यक्ति को मेरी वजह से नुकसान ना हो? जब मुझे गुस्सा आता है, दूसरा आदमी कहीं ना कहीं हर्ट होता है, तो उसको नुकसान ना हो. उसको कहते हैं हम जेन्युइन कंपैशन. दैट इज अ कंपैशनेट अप्रोच, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू ऑप्ट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन. गुस्से पे मैं इसलिए ही काबू ना पाऊं कि मुझे नुकसान ना हो. गुस्से पर मैं इसलिए भी काबू पाऊं कि दूसरे को इससे कोई परेशानी ना हो. तो ये जो आता है, ये आता है एटीट्यूड के फील्ड में. इट दिस शुड बी द जनरल एटीट्यूड, एंड इट इज द एटीट्यूड with which you curb anger that will change my future. अगर मैं कंपैशन वाले एटीट्यूड के साथ में जाऊंगा, तो निश्चित रूप से ही मेरा डेस्टिनी बदल के रख देगा. और क्या करना है हमें गुस्से पे काबू पाने के लिए? वी हैव टू लर्न टू पॉज. वी हैव टू लर्न टू पॉज. रुकना सीखना है हमें. व्हेन वी आर इन स्टेट ऑफ एंगर,
वी आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। एक जो जन हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। हम काइंडनेस और एम्पैथी के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकते, रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में क्या अच्छा है, टेक सम टाइम आउट। अदरवाइज ये दूसरे व्यक्ति पे भी एक इम्प्रेशन डालेगा, दूसरे आदमी को भी इफेक्ट करेगा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, और इट विल कॉज अननेसेसरी डैमेज। मैंने किसी सामने वाले व्यक्ति को गुस्से में कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी, तो निश्चित रूप से सामने वाले पे इफेक्ट करेगा, और हो सकता है वो मुझे पूरी जिंदगी माफ ना कर पाए। उसको भी डैमेज करेगा ये, मुझे भी डैमेज करेगा। कभी अगर आप हमने कभी ऑब्जर्व करा हो, कभी हमें गुस्सा आता है तो कितने समय तक रहता है। जनरली देखा ये गया है, गुस्से की जो एनर्जी है, दिस एनर्जी वी कैन नॉट होल्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। वी से दैट इट इज द एनर्जी, बट वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू इट indefinitely. we maximum we can hold it up to 24 hours. तो उसके बाद में या ये तो खत्म हो जाएगा, इट में डिसिपेट अर्लियर, या हम उसे इंटरनलाइज कर लेंगे, हमारे अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें हेल्प कैसे करेगा ये, इसके लिए क्या करना है, हमें रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। रेगुलर अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, तो ये क्या करेगी रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस, इट ट्रेन्स माय माइंड टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड पोस्टपोन द रिएक्शन। एक धीरे धीरे हमारा माइंड ट्रेन होने लगता है, जिसमें हमें रुकने की आदत पड़ने लगती है। हम उस पर सोचने लगते हैं, और अपने रिएक्शन को हम पोस्टपोन कर देते हैं थोड़े समय के लिए। तो और हो इससे होगा क्या, हम टेंडरनेस फील करते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, थोड़ा सा टेंडरनेस फील करेंगे, और दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को हम समझने का प्रयास करने लगते हैं, कि आखिर दूसरा ये बात कर रहा है जिसमें मुझे गुस्सा आ रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, या उसकी सोच क्या है। अगर मैं उसको समझता हूँ, तो निश्चित रूप से इसको मैं अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे रियलाइज करने लगता हूँ कि देयर इज सम ट्रूथ इन द अदर पर्सन्स वर्ड्स, और मैं कई बार उसे धन्यवाद भी देता हूँ कि उसने अपना ऑब्जर्वेशन मुझ तक पहुंचाया, जिसके के लिए मैं अभी तक अवेयर ही नहीं था। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी लेंगे, यदि सामने वाला व्यक्ति गलत भी है, तब भी बाय नॉट रिएक्टिंग मैं अपनी रिलेशनशिप को बचा लेता हूँ, और सिचुएशन को इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो हमें करना क्या है, और क्या करना है, वी हैव टू अनकवर अवर ट्रू नेचर। मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, मेरी प्रकृति क्या है, और मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। अगर हम इसको देखें, समझने का प्रयास करें, तो हमारी जो इमोशंस जो मेरे अंदर उठती हैं, इमोशंस के सिग्नल हमें कैसे मिलते हैं। जब भी कुछ इमोशंस चार्ज मेरे अंदर आते हैं, जिसे हम एंगर भी कहते हैं, इमोशन सिग्नल कहूंगे, एक वाइब्रेशनल चेंज होगा मेरे एनर्जी फील्ड में, या फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में। एकदम मेरी अंदर की कंडीशन बदल जाती है। ज्यादातर ये सब कॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से प्री प्रोग्राम्ड रिएक्शन आता है। थिंकिंग बाद में आती है, रिएक्शन पहले आया था, किसी ने कोई बात कही जो मुझे एकदम बुरी लगी, या मेरे अंदर से कोई रिएक्शन आया, मैं इमीडिएट रिएक्ट कर देता हूँ। अभी मैंने सोचा भी नहीं है सामने वाले ने क्या बोला, क्यों बोला, क्या कंडीशन थी, वो क्या कहना चाह रहा था, या उसकी पर्सपेक्टिव क्या थी। आई इमीडिएटली रिएक्ट। वो थिंकिंग मुझे बाद में आती है। अगर ऐसी कंडीशन कभी आए, मेरा एनर्जी फील्ड वाइब्रेशन शिफ्ट मेरे अंदर हो रहा है, या मेरे अंदर एंगर एक्टिवेट हो गया, तो क्या करेंगे, एनर्जी को मुझे यूज करना है। अब एनर्जी तो एक्टिवेट हो गई मेरे अंदर, तो अब मुझे उसको यूज करना है। अदरवाइज ये मेरे अंदर ट्रैप हो जाएगी,
जब तक कि ये बंद खत्म नहीं होगी। जब तक कि मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, मेरे अंदर उबाल आता रहेगा। जो समझदार व्यक्ति हैं या जो इस पर काम करते हैं, वो दे नो हाउ टू यूज एंगर कंस्ट्रक्टिवली। कैसे करते हैं वो? दे एंटिसिपेट द सिचुएशन एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। वो सिचुएशन को पहले ही एंटिसिपेट करेंगे और अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। दे विल रिकॉग्नाइज एंगर एज ए टूल फॉर देयर ओन ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को बदलने के लिए एंगर को यूज करेंगे, एनर्जी को यूज करेंगे। और इसका दूसरा अपोजिट क्या है, एक्सट्रीम अपोजिट? कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, दे विल ब्लेम अदर्स एंड आर नॉट एबल टू मैनेज देयर एंगर। अगर मैं अपना वो अपने एंगर को तो मैनेज कर नहीं पाते, उसके लिए इमीडिएट दूसरे को ब्लेम कर देंगे, ब्लेम गेम चालू हो जाएगा। और ज्यादातर क्या करते हैं हम में से, ज्यादातर लोग हम में से इन दोनों के बीच की परिस्थिति में है। हमें पता तब पड़ता है अपने गुस्से का, जब हम सिचुएशन के बीच में होते हैं, या सिचुएशन जब के बाद में हमें पता पड़ता है, ड्यूरिंग और आफ्टर एनर्जी आउटब्रेक। एंड उसके बाद में हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें गुस्सा आ गया, उसके बीच में हम कोशिश कर रहे हैं, या मैं गुस्से को दबा दबा के बैठ गया, और जब कंडीशन वो खत्म हुई उसके बाद में मैं उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी, दीज आर सिम्टम। तो इसमें जो समझदार व्यक्ति हैं, वाइट पीपल वी कैन से, या दो हु मैनेज देयर एंगर बेटर, वो क्या करते हैं, दे मास्टर द टाइम गैप बिटवीन टू डिस्ट्रैक्टिंग डिजायर्स। मेरी कोई डिजायर है, वो पूरी नहीं होती तो भी मुझे गुस्सा आएगा। तो जब मेरी दो डिजायर डिजायर हुई, डिस्ट्रैक्टिंग है, उसकी कोई दूसरी डिजायर हुई, जो जो डिस्ट्रैक्टिंग डिजायर्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में भी हो सकती हैं, तो मैं उसके टाइम गैप को बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, उससे रिलेटेड जो मेरे विचार हैं उनमें भी गैप बढ़ेगा। और यदि मैं इस गैप को बढ़ा दूं, अपने विचारों के बीच में जो एक गैप है, विचार के बाद में विचार, फिर दूसरा विचार, एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, जब उनकी पूर्ति नहीं होती तो मुझे गुस्सा आता है। यदि मैं इसके गैप को बढ़ा दूं, तो क्या होगा, आई विल डेवलप ए सेल्फ कंटेंट माइंड विदाउट पुल्स एंड पुशेज ऑफ डिजायर्स। डिजायर्स मुझे पुल्स एंड पुश जो कर रही हैं, उससे मैं ऊपर उठ जाऊंगा, इमोशंस और थॉट्स से ऊपर उठ जाऊंगा। एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, पीस ऑफ प्योर अवेयरनेस। आई विल फील पीस एंड आई विल बी अवेयर ऑफ माई कंडीशन। एक और कैपेसिटी मेरे अंदर डेवलप होगी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है क्या, टू फिक्स अटेंशन ऑन वन थिंग एट ए टाइम, मूव टुवर्ड्स चेरिश्ड गोल इन लाइफ। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक टाइम में दो दो तीन तीन चार चार विचार चल रहे होते हैं। मीटिंग में है, मीटिंग में ही बैठे हैं, दिमाग में घर भी चल रहा है, ऑफिस भी चल रहा है, और कोई तीसरी बात भी चल रही है। तो दे हैव द बॉन्डिंग माइंड, दे आर नॉट एबल टू फोकस, तो दे लैक द कंसंट्रेशन। लेकिन somehow if I develop train my mind and turn the capacity to focus on a thought at a time, single thought at on a given point of time, it will lead to the concentration. I will be able to fix my attention on a thought at a time. होगा क्या, इससे एक इनर पीस डेवलप होती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स नहीं है इन ओपोजिंग डायरेक्शन, वन थॉट एट अ टाइम, तो आई विल फील पीस। तो इनर पीस से होता क्या है, इनर पीस डिस्पेल्स डिजायर्स एंड ईगो। मुझे डिजायर पे और ईगो को से ऊपर उठने में सहायता करेगा। एंड फोकस्ड अटेंशन, इट टेक्स अस वेयर वी आर हेडेड। अगर मैं फोकस्ड अटेंशन है मेरी, तो जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसको मैं कम समय में और अच्छे तरीके से अचीव कर पाऊंगा। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी, इनर पीस एंड फोकस्ड अटेंशन, दे अलाउ अस टू मूव टुवर्ड्स हाईएस्ट पोटेंशियल। जो मेरी पोटेंशियल है, उसकी तरफ मैं काम कर सकता हूँ।
तो क्या होगा इससे, मेरे थॉट्स, आइडियाज एंड इंटेंशंस, दे विल स्लोली ट्रांसफॉर्म, द गैप बिटवीन टू थॉट्स विल लेंथन, गैप बढ़ता चला जाएगा थॉट्स के बीच में। जो ये थॉट्स के बीच में गैप बढ़ेगा, इट विल गिव राइज टू फीलिंग्स, माई फीलिंग्स विल सरफेस। अभी मैं इमोशंस के ट्रैप में था, नाउ फीलिंग्स विल टेक प्लेस ऑफ इमोशंस, एंड आई विल बी एबल टू एक्सपीरियंस माई फीलिंग्स बेटर। अभी फीलिंग्स की चर्चा हुई, तो फीलिंग्स में और इमोशंस में क्या फर्क है, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगर फीलिंग्स को बहुत बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा में बात करें, तो फीलिंग्स आर प्योर, व्हाट आई फील फ्रॉम इनसाइड दैट इज प्योर, एंड इमोशंस आर फिल्टर्ड बाय सबकॉन्शियस पैटर्न। जो मेरा थिंकिंग पैटर्न पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से, पुराने कोई भी जो भी ऐसा घटित हुआ, जो भी मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न में पड़ा हुआ है, उसके द्वारा वो जो इमोशंस आते हैं, जब पैटर्न अननोइंगली और अननोइंगली एकदम मेरा होता है, दैट इज द इमोशंस। इसको अगर हम समझे तो जैसे कोई वुड है, यदि सूखी लकड़ी है तो वो एकदम जलेगी, एकदम नीली आग होगी उसमें, दैट इज लाइक फीलिंग्स। और यदि वो डैम्प हो, उसमें नमी हो, तो वो जो है धुएं के साथ चलेगी। तो इमोशंस आर लाइक स्मोक्ड फायर, while feelings are like clear fire, it burns bright। इनके लिए जो हमें इसको प्राप्त करने के लिए, हाउ कैन बी कन्वर्ट अवर इमोशंस इनटू फीलिंग्स, मेडिटेशन इज ए टूल। ड्यूरिंग मेडिटेशन क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में गैप बिटवीन थॉट्स, टू थॉट्स इंक्रीजेज। क्योंकि मेडिटेशन क्या करते हैं, हम विचार लेके बैठते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, वी ट्रेन अवर माइंड। तो हम कोशिश करते हैं हम एक विचार पे रुके, तो जब हम एक विचार पर रुकने की कोशिश करते हैं, दूसरा विचार देरी से आता है। तो दो विचारों के बीच का जो गैप का टाइम है, जो गैप है, वो बढ़ने लगता है, धीरे 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 धीरे। ये रिजल्ट, फोकस्ड अटेंशन, मेरी अटेंशन फोकस होने लगती है। पहले मैं एक विचार पे बिल्कुल नहीं रुक पाता था, अब मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक पाता हूँ, फिर मैं 15 सेकंड्स के लिए रुक पाता हूँ, फिर मैं शायद आधा मिनट के लिए रुक पाता हूँ, फिर शायद मैं 1 मिनट के लिए रुक पाता हूँ। तो मेरी अटेंशन, मेरा फोकस होने लगती है। एंड जब मेरे दो विचार आइडेंटिकल होने लगते हैं, और एक क्या होता है, जब मैं मेडिटेशन की डेफिनेशन ये है कि आई सिट ऑन ए वन थॉट, आई टेक वन थॉट एंड स्टे ऑन इट। और उसके बाद में जब मेरा दूसरा थॉट आया, यदि वो भी सेम थॉट आ रहा है जो मेरा पहला थॉट था, तो दैट नाउ माई फोकस्ड अटेंशन इज कन्वर्टेड इनटू फोकस्ड थिंकिंग। जब मेरी फोकस्ड थिंकिंग होने लगती है, तो मेरा गैप बिटवीन टू फीलिंग, जैसे अभी हमने दो विचारों के बीच में गैप की बात करी, दो विचारों का गैप बढ़ने लगता है, एंड जो स्पेस आता है दो विचारों के बीच में, इट गिव राइज टू फीलिंग। और जब दो इस फीलिंग्स पे भी जब मैं गैप बढ़ने लगता है, एक फीलिंग के बाद में दूसरी फीलिंग हमें आती है, तो जब वो गैप बढ़ता है, तो वी कॉल इट फोकस्ड फीलिंग। नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम फोकस्ड अटेंशन टू फोकस्ड थिंकिंग टू फोकस्ड फीलिंग। और जब हम फोकस्ड फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, वी गेट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पीस। ऑटोमेटिक रिजल्ट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पीस। We can here take a question. Can a binding mind can attain happiness? मेरा माइंड हर समय कुछ ना कुछ करने को सोचता रहता है। Can such a mind be happy? No. तो कि मैं ऐसा माइंड हमेशा उलझा हुआ किसी न किसी बात। हैप्पी होने के लिए प्री कंडीशन है, आई हैव टू बी एट पीस, देयर हैज टू बी सम गैप in my inner being, in my thoughts, in my feelings, so that I can feel peace. Peace is a gap between two disturbing things. The space between two disturbing desires, two disturbing thoughts, that is the जो स्पेस है, जब मैं उसमें फॉल करता हूँ, उसमें रुकता हूँ, तो देयर आई फील पीस। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, आई नीड सॉल्यूशन इज अ फोकस्ड माइंड, माई माइंड हैज टू बी फोकस्ड, and it is possible by mental practice like heartfulness practicing.
we do heartfulness meditation, heartfulness cleaning. That we can have separate session on that. So and by this my heart becomes steady. अगर मेरा माइंड स्टडी होगा, जो बाइंडिंग माइंड को यदि स्टडी माइंड की तरफ मैं जाऊंगा, फोकस माइंड की तरफ, तो देन माई हार्ट बिकम्स स्टडी. एक सवाल जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, वाई डू वी रिएक्ट द वे वी डू. आखिर मैं रिएक्ट क्यों करता हूँ जैसे कि मैं रिएक्ट करता हूँ. हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग तरीका है रिएक्शन करने का. फीलिंग्स और इमोशंस हमारी हैं, बट दे कैन कम फ्रॉम आउटसाइड. मेरे बाहर कुछ हुआ और वो जो है मैं एकदम रिएक्ट कर देता हूँ. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा माइंड हार्ट से गाइड नहीं हो रहा है. माई माइंड मे बी गाइडेड आइदर फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम हार्ट. इफ माई माइंड इज गाइडेड बाई steady mind, it will not do reaction. I will not react the way I do. Here we are talking of the change, that I may not react, I do. Rather, I should be able to respond the way I want to respond. तो इसके लिए टूल क्या है? अवेयरनेस. अवेयरनेस इज बियॉन्ड द माइंड. तो उसके लिए अवेयरनेस से होता क्या है? थ्रू अवेयरनेस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द माइंड थ्रू मेडिटेशन. आई आई एम थ्रू अवेयरनेस आई अंडरस्टैंड ऐसी क्या चीज है जो मुझे हर्ट करती है, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट करता हूँ जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ. और ये डिपेंड करता है मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ. हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ. सम पीपल आइडेंटिफाई देम सेल्फ टू देयर बॉडी. अगर कोई जो व्यक्ति अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, कोई कि तेरा चेहरा बहुत खराब है, या उन्होंने कोई मेरी बॉडी पे कमेंट किया, मुझे गुस्सा आ जाता है. कुछ व्यक्ति अपने आप को अपने थॉट प्रोसेस से आइडेंटिफाई करते हैं. अगर कोई मुझसे कहेगा क्या तुम सोच के काम नहीं कर सकते, तो मुझे गुस्सा आएगा. बॉडी पे कमेंट करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा. लेकिन अगर कोई मुझे मेरे माइंड पे कमेंट करेगा, देन आई विल गेट एंग्री. और उससे भी ज्यादा गुस्सा कई बार मुझे आ सकता है, somebody challenging my intelligence. आर यू स्टूपिड, अनदर लेवल. उस पे मुझे गुस्सा आ सकता है. इफ आई एम आइडेंटिफाइंग विद माई इंटेलिजेंस. सम पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद देयर ईगो, तो मुझे गुस्सा आएगा. टाइम क्या हुआ है? तब मुझे गुस्सा आएगा. तो एंड सम पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद देयर सोल. दे आर द हाईएस्ट टाइप ऑफ पीपल. यदि कोई मुझे मेरी एग्जिस्टेंस पे कमेंट करेगा, देन आई मे गेट ट्रिगर्ड. तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू आई आइडेंटिफाई विद. तो इफ आई नो, इफ आई एम अवेयर हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, देन आई कैन वर्क ऑन दैट. इफ आई वर्क ऑन दैट, देन आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन. अभी हमने गुस्से की बात करी कि गुस्सा मुझे आता है. इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, इंटर जिसको कहते हैं हम इंटरेक्टिंग विद अदर्स. हमें ये भी सोचना है कि दूसरों को गुस्सा कब आता है. क्या मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ जिससे दूसरे को गुस्सा आता है? ऐसा भी तो होता है ना. तो उसके लिए वी हैव टू थिंक व्हाट हैपेंस विद अदर्स दे गेट एंग्री. तो उसके लिए हमें करना क्या है? वी हैव टू बाय द टाइम. अगर दूसरे को गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा समय लो, उस समय कुछ बोलो मत. शांति के साथ उसकी बात सुन लो, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा. अब हम दूसरे व्यक्ति के गुस्से की बात कर रहे हैं, एंड उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम शांत भी बैठे और प्रेयरफुल मूड में बैठ सकते हैं, और एक संकल्प ले सकते हैं कि सामने वाले का गुस्सा शांत हो रहा है. मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि सामने वाले का गुस्सा शांत हो रहा है, एंड ही इज टर्निंग लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तो निश्चित रूप से हमने ये देखा है कि उसका गुस्सा शांत हो सकता है. इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं जितना अभी तक हमने चर्चा करी. अगर कभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत एनर्जी चार्ज हम महसूस करें, तो कुछ चीजें हम ट्राई कर सकते हैं. स्लीप ऑन द ग्राउंड.
कहीं बहुत गुस्सा आ रहा हो तो जमीन पर सोइएगा, देखिएगा क्या होता है। इट विल हेल्प इन एंगर मैनेजमेंट। हार्टफुलनेस क्लीनिंग, हार्टफुलनेस में क्लीनिंग की पद्धति है। तो अगर हम रेगुलर हार्टफुलनेस क्लीनिंग करते हैं तो इट हेल्प्स अस इन मैनेजिंग एंगर। और कुछ इसकी एक तीसरी टेक्निक है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, किसी भी तरह से मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेट ऑन लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर इज कूल, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट हैज द सूदिंग इफेक्ट। तो अगर हम उस पे हम मेडिटेट करेंगे तो सर्टेनली वी विल फील रिडक्शन इन एंगर। एंगर को एज ए एनर्जी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने चर्चा करी कि एंगर इज एनर्जी, energy in our energy field, and we all know that energy cannot be destroyed. एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है लेकिन destroy नहीं हो सकती, साइंस से so। तो इसको क्या करना है हमें, इसका जो हायर पर्पज है हमारा पर्सनल इम्प्रूवमेंट और अपने चेंज के लिए यूज करना है। जो एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हुई, इफ आई डोंट रिएक्ट and I use it for as a opportunity to improve myself. It will be it is a wonderful tool in my hand. It is a super tool. जब भी कभी हम एंग्री हो तो अपनी एनर्जी के लिए अवेयर होना है हमें कि हमारे अंदर कुछ घटित हो रहा है, एंड हमें करना क्या है, हमें अपने आप से पूछना है ये एनर्जी मुझे क्या बता रही है। अपने आप से सवाल करना है, मेरे अंदर क्या लॉन्गिंग्स हैं जो एड्रेस नहीं हो रही है, मैं क्या चाह रहा हूँ जो एड्रेस नहीं हुई, जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। या मैं जो गुस्सा आ रहा है मैं एक खासे से रिएक्ट करने वाला हूँ, रिएक्ट नहीं करें, तो उसको समझने की कोशिश करें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं डिफरेंटली कर सकता हूँ। क्या मैं सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझ सकता हूँ, वो ऐसा क्यों कह रहा है या क्यों कर रहा है, या ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों घटित हो रही है या क्यों हो रही है, या इसको मैं जो एनर्जी फ्लो कर रही है, जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मैं इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इतना अवेयर होके इतना मैं सोच पाऊं तो निश्चित रूप से देयर विल बी नो एग्रेशन, एंड it will work for my better future, because now I will act consciously for my benefit to avail it as an opportunity. So anger is the energy given by nature for my upliftment, for my evolution. Only I have to aware of it, I have to be aware of it, and use the tools to utilize it for my benefit. टेक अवे क्या है जो हमने डिस्कस किया अभी। नंबर वन, एंगर इज एनर्जी। I have to notice how the energy of anger is flowing through my system. I need not repress it. Let it be there. I have to be aware of its patterns, my patterns inside, my needs, my longings, and my reactions. Then I have to ask myself, what will I do differently? And use energy for purposeful change. Once I am aware, what will I do differently? Then I will be able to use energy for purposeful change. Every emotion signals a change of vibration in my energy field. Often it is a subconscious pattern, subconscious pre-programmed reaction that surfaces in me. Thinking comes later. पहले मैं रिएक्ट कर जाता हूँ, थिंकिंग सोचता तो बाद में हूँ। हमें देखना यह है कि कैन आई वेट टिल द रिएक्शन पासेज सो दैट थिंकिंग इज पॉसिबल। अगर एक बार रिएक्शन को मैं जाने दूं, रिएक्ट ना करूं, तब मैं कुछ सोच पाऊंगा, and then I will be able to reflect on the change I can bring about. When I experience excessive anger, what I can do, I can sleep on the ground, I can regularly do heartfulness cleaning, I can meditate on light blue color. Let go of expectations, welcome criticism,
and challenging. Shift your awareness to look at the reasons for anger from a different perspective. Meditation will help us to be aware, pause, and respond with wisdom. When, when someone else is angry, silently suggest that their anger is being pulled out and they are becoming more loving and understanding. Thank you very much for giving me chance. So that's all I had to say. So we can now discuss. If we want to discuss any other thoughts or any query, I will be happy to try to address it. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी। और अब किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें। जिसका भी प्रश्न हो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर एक चीज बताइएगा प्रदीप सर। नमस्कार सर। इसमें दो चीजें पूछनी थी हमें। एक तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, वो ये कि आपने ना यू आर रीडिंग सम बुक, तो इस बुक में मुझे लगता है कि इसमें एनर्जी फ्लो की बात कही गई है कहीं ज्यादा, और उसमें एंगर को भी एनर्जी से ही जोड़ा गया है। एक तो अगर आप चाहें तो हम लोग के साथ उस बुक को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है इंग्लिश में बुक है, और तो सो दैट वी कैन, सर वो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं लिखूंगा। ओके। राइटर का नाम या बुक का कुछ रेफरेंस था, इनको अपने इसमें इनको दे दिएगा, अभिषेक जी को। This is a book From Anger to Love. It is a Heartfulness publication. Anger to Love. From Anger to Love. From Anger to Love. It is available on hfnlife.com. hfnlife.com, and also available on Amazon and अरविंद जी को भेज दीजिए, वो हमको सबको कम्युनिकेट कर। मैं भेज दूंगा सर। आप प्लीज भेज दिए, इसमें नोट करेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूटी खत्म हो जाए जो डिस्कशन करने जा रहे थे। Yeah, this is a book which contains more than 10 essays by renowned authors from all over the world, from different spiritual organizations. They are heads of the organization. And what I believed, it is a essay by Sri Kamlesh Patel, Daji, who is a Heartfulness Global Guide. And he got the Padam Bhushan this year with the gracious hands of Honorable President of India. And so I follow him, and he is an ardent speaker on how to improve our consciousness. And because anything and everything we speak about, we think about, we do about, it all depends upon our consciousness level. How do I perceive a thing? So, so it is a same write-up I studied and thought it fit that I would share whatever little I could understand. I made my notes and shared it with you, sir. इनफैक्ट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि आपकी जो बताया उस हिसाब से फर्स्ट द एनर्जी कम्स देन द एंगर कम्स। मुझे लगता है कि जनरली होता है किसी बात को देखकर आप यू गेट एंग्री एंड दैट एंगर क्रिएट्स द एनर्जी, और आप के हिसाब से उस एनर्जी को वी शुड कन्वर्ट एंड वी शुड समहाउ कहीं और यूटिलाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कुछ उस टाइप से है कि पहले अंडा हुआ था मुर्गी हुई थी, मतलब पहले एनर्जी आई थी या एंगर हुआ था, या जब हमारे में बहुत एनर्जी का आउटफ्लो होता तब हम गुस्सा आना शुरू कर देते, ऐसा कुछ है क्या सर? No, sir. Actually, what the Daji tells us, it is whenever we react something, we listen to something or something is happening, and I observe it, I feel some danger. So some energy will erupt in my consciousness field, in my body, in my inside, and that energy we call anger. It is a कुछ रीजन होते हैं एंगर के, बिना कारण के गुस्सा नहीं होता। ये और बात है कि गुस्से के कारण बड़े फिल्दी से होते हैं, जिनका बाद में अगर हम लोग थोड़ा, जैसे आपने कहा, पॉज कर जाएं, रिएक्ट ना करें, इन सब चीजों के साथ वी कैन समहाउ लेटर ऑन फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन ऑफ दैट, और फिर हो सकता है वो गुस्से की लगे कि हम लोग बेकार की चीजों पे गुस्सा कर रहे हैं। आई एम आल्सो ऑफ दैट थिंग। लेकिन जो मेरी जो पूछने की बात थी कि क्या
हम बैठे हुए, सपोज आई एम ईटिंग सो डिलीशियस फूड, या कुछ ऐसा एनर्जी वाला फ्रूट फूड खा लें, कुछ ऐसे नट्स खा लें, हमें एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या मुझे गुस्सा आ जाएगा? No, no, एग्जैक्टली दैट आई वांटेड टू नो। no, no. We are not talking of that energy. We are talking of energy charge in our energy field. Suppose there is some danger or some criticism which I don't like, so reaction comes from my एग्जैक्टली यही मैं चाह रहा हूँ, जिस चीज that is को हम, anger. हाँ Yeah, एग्जैक्टली यही मेरा कहने का मतलब yeah, था कि yeah, हम लोग जब किसी चीज को लाइक नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को yeah, हमारी पसंद से नहीं हो रही, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। yeah, yeah. गुस्से से एनर्जी क्रिएट होती है सर। मैं थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा आपका नो, ध्यान ले जाना चाह रहा नहीं, था। हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द एंगर। क्योंकि एंगर यू इज अपीयर टू बी द वेरी पीसफुल, मुझे लगता है कि आपका जो आउटलुक है और आपकी जो पर्सनालिटी, यू अपीयर्स टू बी वेरी पीस लविंग पर्सन, बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो ये चीज आपको, ये सब्जेक्ट आपको बहुत सूट करता था, इस दूसरे लोग भी इसी तरीके हो जाए। बट वही मेरा थोड़ा सा, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज जब आप एनर्जी की फ्लो की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता नहीं, डेंजर का मतलब ये हो गया यू आर रिएक्टिंग टू समबडी या समथिंग, सम इवेंट, कुछ आपके कमरे में हो रहा है, या कोई आप अच्छे खासे काम कर रहे हैं और कोई आएगा पियून झाड़ू लगाने लगेगा, उसे झाड़ू लगाते हुए कुछ आपके ऊपर जबरदस्ती कूड़ा फेंक दिया, कागज इधर आपके काम के कागज को उठा के ले गया, तो वो समथिंग हैपेंस दैट क्रिएट्स एंगर। उस एंगर से एनर्जी का फ्लो होता है। दैट एग्जैक्टली आई वांटेड। मेरा हो गया सर, मेरा क्लियर हो गया आपको। आई गॉट इट सर, मुझे समझ में आ गया सर। थैंक यू। अच्छा गुप्ता जी, एक आपने जो कहा बिल्कुल इसको हम अपने जीवन में बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको गुस्सा आता है तो आज 100% कंट्रोल है मेरे गुस्से। आपके सामने बैठा एक आदमी है, तो मैं आपको दो तीन चीजें रिलेट कराता हूँ। तो मैं बहुत गुस्से हुआ करता था फैक्ट्री में भी। तो मैंने एक चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैंने एक एग्जिट फॉर्म बनाया था, किसी ने रिजाइन करना हो तो उसको एक भरना होता था कागज। तो उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया था कि मुझे कमी बताइए, एनी फॉल्ट इन मी, एनी शॉर्ट कमिंग इन मी। तो कोई लिखता नहीं था, साहब आप तो भगवान है, आप तो ये है आप। तो लेकिन मैं उसके बिना उनको लेता तो कहते सब बुरा मत मनाना, आप गुस्सा बहुत करते हैं। फैक्ट्री में कोई गलती हो जाती किसी से तो आप उसके कपड़े उतार देते तो उसका पेशाब निकल जाता है, और कॉलोनी में रहता है, लेडीज तक को पता चल जाता है कि साहब ने इसको डांटा है, और पूरी फैक्ट्री में होता है, और वो खाना तक नहीं खाता। और फिर आस्ता आस्ता वो, आप जब फैक्ट्री में जाते हैं उसके पीठ पे हाथ डालते हैं, 2-3 दिन वो ठीक हो जाता है। तो मैंने ये फीडबैक लिया और मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की बड़ी बड़ी। तो ये करता रहा लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप, एक इंसिडेंस हुआ 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं, एक हमारा चौकीदार था, वो मेरी हेल्प करता था मेरे गार्डनिंग में, उसमें उसमें हेल्प करता। तो मैं उसको एक बहुत सी चीजों पे डांटता डांटता रहता था। अब मेरा ये डांटने पर एक क्वेश्चन आया कि परफेक्शनिस्ट हूं मैं, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि सब आदमी तो मेरे लेवल के परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। डिसिप्लिन बहुत है, क्लीनिनेस चाहिए मुझे, हर चीज अपनी जगह चाहिए, इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ऑन ऑर्डर। और हर एक तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो गुस्सा होता था। तो एक दिन मैं उस पर को दूसरे को प्लाट बार तोड़ दिया, ज्यादा गुस्सा हो गया। तो बाहर बैठा वो, मैं गया उधर, देखो रो रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है, रो रहा था। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा साहब मैं काम नहीं कर सकता, मैं चला जाऊंगा, गांव चला जाऊंगा मैं, आप बहुत मुझे डांटते हैं बहुत। तो मुझे एकदम एकदम लग गया भाई, ये इसको इतना बुरा लगा। मेरे हमेशा वाइफ भी कहती रहती थी, बच्चे भी कहते रहते थे, भाई आप इतना गलती, छोटी सी गलती हो जाती है आप डांट देते हो। उस दिन मैंने एकदम हार्ट टच कर दिया। मैंने कहा भाई आपको इतना बुरा लगा? अच्छा एक बात मैं प्रॉमिस, बाकी तो दूर घर जाना, तुम्हारी नौकरी अपनी है, अपना जीवन है, तुम चले जाओ। लेकिन एक बात प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं गुस्से नहीं हूँ, तुम पे नहीं, मैं किसी पे भी गुस्से नहीं हूँ। वेरी गुड। वो दिन गया और आज दिन गया। ये आपके सामने एक आदमी बैठा है जिसको जीरो ग्रोथ है, टोटल ग्रोथ पे कंट्रोल है मुझे आज, 100%। किसी चीज का आज मेरा 1 करोड़ रुपया भी आज खत्म हो जाए ना, मुझे कभी गुस्सा किसी पे नहीं आया। इसका ही यही, वो जो आपने बहुत सी चीजें बोली हैं,
बिल्कुल उस पर ठीक आ जाता है। सबसे बढ़िया था कि मेडिटेशन लेवल है आपका। आप जब बात शुरू की थी तो मैंने कहा ये आध्यात्मिक लेवल की बात है। जितना आप आध्यात्मिकता में ऊपर उठेंगे उतना ही आपका एंगर खत्म होता जाएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल मैंने एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि कूलनेस बिकम, आपका मन निर्मल जितना होता जाएगा उतना ही आप आपका क्रोध करते हैं। लेकिन इसी बात पे वो एक मेरा और प्रश्न भी आया मेरे मन में, जो शायद हम्म। पांडे जी इसका जवाब दे सकते हैं। हम्म। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दुर्वासा जैसे हैं, इवन परशुराम जैसे हैं, उन लोगों ने भी लोगों को गुस्से में आके शराब दे दी। ये क्यों है? वो आध्यात्मिकता के इतने हाई लेवल पे पहुंचने के बाद भी वो इतने क्रोध में क्यों आ जाते थे? एक ये प्रश्न पांडे जी, हो सकता है आप भी इसका जवाब दे दें और पांडे जी भी दे दें। और ट्रेन और माइंड पे जब फंस गया, किसी ने गलती की, कल कल परसों की बात है, मेरे पास बहुत गुलाब का अच्छा बहुत पौधा था, काफी पुराना था, छोटे गमले में लगा था। मैं उसको बड़े गमले में लगाना चाह रहा था। मैं नॉर्मली माली से काम करवाता नहीं हूँ, लेकिन शाम को मैं इधर या वो आता, शाम को आता है तो मैं प्रवचन में होगा, परसों चौथ की बात है, तो मैंने कहा एक बड़ा गमला है उसमें उसको कन्वर्ट कर दो, जरा ध्यान रखना पौधा मरना नहीं चाहिए। आज वो चला गया, मैं कल ऊपर गया, देखा हो तो पौधा तो बुझा रहा है। अब कितना गुस्सा आ सकता है, आप सोच रहे पौधों को मैं बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन कल दोबारा आया और मैंने कहा आपको पता, देखो जीरो ग्रोथ। ये हम्म। वो है, ये पौधे ऐसे है कि 20 30 साल पहले मेरा बेटा पत्ता तोड़ देता था, मैं उसके थप्पड़ मारते थे। हम्म। आज मेरा पौधा खराब हो गया, लेकिन मुझे गुस्सा, मैं कहा तुम्हें अच्छा लगा, अच्छा वाला पौधा आपको दिया, और मैंने कहा देखो ध्यान से लगाना, कुछ करना नहीं था, मट्टी वो गमले को पलट के बड़े गमले में डाल देना था, तो फूल कैसे मुरझा सकता है, पौधा कैसे कर, इतना बढ़िया फूल थे। तो अब गुस्सा नहीं आया मुझे, देखिए मैंने उसको बोला मतलब अच्छा इसमें ये, ये है कि हाँ। आप प्यार से उसको रिएक्ट करिए। मैं ये आपको बोल, एक प्यार से रिएक्ट करिए। जो आपने एक वर्ड बड़ा यूज किया है, कंपैशन, कंपैशन वाली बात है, वो जब आ जाती है आपके मन में, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरे को, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो माली है, चाहे वो आपका नौकर है, वो उसकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आध्यात्मिकता जब तक ऊपर नहीं आपकी उठती 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 जाएगी, तो तब तक ये चीजें नहीं आती, ये उसी लेवल की बात है। और बाकी आदर्शवाद वाली जो आपको वाली, आप जितने भी आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको दूसरे की कोई भी जो उनका जो काम है आपको पसंद नहीं आएगा और आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप इसमें यही सोचना आपने, भी हर एक जैसा आप जैसा नहीं हो सकता, वो अपनी लेवल पे है, लेकिन क्रोध करने से नुकसान सबसे पहले तो मुझे है, उसको तो कुछ होगा नहीं, वो तो 2 मिनट में भूल बिल्कुल। जाएगा। सबसे बिल्कुल। पहला तो मेरा, जो आपने एनर्जीज की बात की है, क्योंकि अब्जॉर्ब होनी है। आई अगर आई आप, हैव टू बी आई हैव टू बी अवेयर दैट आई एम और रिएक्टिंग। दूसरी बात एक और मैंने बोला, जिसपे आपको गुस्सा आ जाए उसी को ही प्यार से अगर बोल दो, तो आपका गुस्सा भी खत्म और उसका रिएक्शन भी खत्म। ये एक प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, जो पिछले रिएक्शन 2 4 5 सालों में मैंने सीखी। रिएक्शन की जगह हमें रेस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड करिए, बड़े प्यार से करिए उसको। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया माली को, मैं कहा तुम्हें अच्छा लगा, इतना आपको 20 40 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कई बार बोला भी ध्यान से रखना, आपको नहीं साहब बुरा भी बहुत बुरा लगा, इतना बढ़िया था, अब मेरे से गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत शायद डीएपी वगैरह डाल दिया मट्टी बनाने में, तो ये करने में, तो बहुत ही अच्छा आपका इतना सब्जेक्ट बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट लाया है, जो हम लोगों ने, किसी ने आशा नहीं की थी कि ऐसा सब्जेक्ट भी लाएगा। जैसे नायब के साहब के पास इसके बड़े अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने प्रश्न भी बहुत बढ़िया पूछे हैं सारे। अपना माइंड को ट्रेन करना है, एक्सेप्टेंस की बात है, एक्सेप्ट कर लो, हो गया क्या, खत्म हो गया, जो हो गया तो, जो हो गया तो उसका तो कोई बिगाड़, खत्म, रिवर्स नहीं कर सकता। अब बस बिल्कुल। गया आपका, कुछ टूट गया आपका, सो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, ये एक्सेप्टेंस वाली बात है। इतना आपका इसको आप मेरा धन्यवाद बात भी समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। कोई दोनों चीजें एक साथ, क्वेश्चन और धन्यवाद एक साथ नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए मैंने ये इसको कमांड कर दिया। अब पांडे जी से वो प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा, जो ऋषि ऋषि दुर्वासा जी का, और परशुराम को भी, इतने महाज्ञानी, इतने तपस्वी, इतने मेडिटेशन करने के बाद भी अगर क्रोध आ जाता है, तो वो किस, क्या है, वो क्या है? हाँ जी पांडे जी।
आप भी बता सकते हैं गुप्ता जी, आपका विचार है इसके ऊपर, तो वो भी बता दीजिए। इट इज नॉट विद इन माई बड़ा बड़ा एक right. एकदम बातों I बातों में I उलझा रहा है कि I'm मैं not अगर, I'm not competent to हाँ, इसीलिए मैंने comment पांडे or जी को कहा कि हो सकता है पांडे जी इसका इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। मैं जब बोल बस रहा हूँ कि बस ये इसको खोज रहे थे इसको मैं कि क्या इसको इसका उत्तर ढूंढे। हाँ इसको जी बस मैं पांडे जी। इतना इसको मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपने एक शब्द पे ध्यान दिया हो, फीलिंग इज प्योर कॉन्सियसनेस। तो कॉन्शियस, ये सब कॉन्शियसनेस, ये सब आध्यात्मिकता की बात है। मैंने कहा ना, वो जिस तरह लेवल, जो उनकी पर्टिकुलर नोट था, एनर्जी ट्रैप्ड शायद रही होगी, शायद, आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन दिस, और ना मेरे अधिकार में है कि मैं इतनी महान हस्ती के बारे में कोई बात करूं या ना कहूं। तो तो एंगल शायद के बारे में शायद तो मैं आपके सामने बैठा हूँ आज पिछले 2-3 साल से। एनर्जी कोई ट्रैप रही होगी। तो जो ट्रैप्ड एनर्जी है, जो नोब थी, तो परहैप्स दैट नीडेड मोर प्योरिफिकेशन। तो वहां पे शायद कुछ रहा होगा या कुछ पर्पज रहा होगा, माइट बी दैट बी द रीजन। सर पांडे जी बताएंगे, पांडे जी बोलिए। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं श्री प्रदीप जी को। बहुत अच्छी टॉक रही आपकी। हम सब अपने अपने को एनालाइज कर रहे थे। देवऋषि जी तो क्रोध से जैसे ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन मैं तो सामान्य व्यक्ति की तरह से हूं। लेकिन ये बात जरूर है, जो अपने अनुभव से हमने सीखी है, कि युवावस्था में या कुछ साल पहले जितना गुस्सा था, यदि हम ऑब्जर्व करते हैं और ये ट्राई करते हैं वास्तव में कि हमें गुस्सा नहीं करना है, तो हम एनालाइज कर सकते हैं किसी न किसी तरह से। और सबके अपने अपने स्वभाव से अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं। उपेक्षा करना, इग्नोर करना, पॉज करना, रुक जाना, उस समय रिएक्शन नहीं देना, उठ के चले जाना, माफ कर देना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ जैसा जिसका स्वभाव है, वो उन इम्पल्सिस को या रिफ्लेक्सेस को टाल सकता है। इसमें कोई शक नहीं, और नहीं होना चाहिए, नुकसान वाली बात है। लेकिन क्रोध एक ऐसी, जैसे आपने कहा कि एक बेसिक चीज है काम और क्रोध के बारे में, तो ऐसा नहीं कि क्रोध हमेशा ही खराब होता। ये भी बात आप मानेंगे, जब मैं तो मानता हूं कि कभी ऐसा भी नहीं होता कि आपको थोड़ा झड़कना, लेकिन जब आप जानबूझ के कंट्रोल करके क्रोध करते हैं, कि मुझे पता है कि मुझे गुस्सा करना है और कहां तक करना है इस बात को सुधारने के लिए, तो वो बुरा भी नहीं। खैर, बहुत अच्छी टॉक, और हम सब लोग के लिए सुधार के लिए। अब आती है बात माननीय आदरणीय देवऋषि जी के प्रश्न की। देवऋषि जी, असल में आप आध्यात्मिक स्तर पर इस तरह पहुंचे हुए हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कि वास्तव में विचारणीय है। लेकिन जो मुझे इस समय समझ में आया, जैसे आपने कहा इतनी देर मैंने 1-2 मिनट सोचा, जो कुछ भी आपने जो उदाहरण दिए, परशुराम तो भगवान के अवतार हैं, आवेश के अवतार हैं। आवेशा अवतार बोलते हैं इसे। आंशिक अवतार, अलग अलग पर्पज से लोग अवतार लिए। परशुराम जी की बात तो बिल्कुल ही अलग है। दुर्वासा जी भी बहुत तपस्वी ऋषियों में है। तो आपने सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं कही। ये दोनों जो उदाहरण हैं, ये जो मेरे ख्याल से टॉक है, ये हम सब लोगों के, साधारण लोगों के लिए है। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जिसने कि इतने बड़े लेवल पे परशुराम या दुर्वासा की तपस्या के ऊपर हो। एक बात जो मैं समझता हूं। दूसरा, जितना मैंने पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि अगर वो श्राप भी कोई दे रहा है, तो उसका भी कोई उद्देश्य होता है, और उसका जो उद्देश्य निकलता है बाद में, वो उस पुरुष के भले के लिए ही होता है, या हम लोगों की शिक्षा के लिए होता है। परशुराम जी का एक जो अवतार हुआ, वो तो अवतार हुआ ही दुष्टों के दलन करने के लिए था, और वो चिरंजीवी हैं, और उसकी बात अलग ही है, चलिए। लेकिन महर्षि दुर्वासा जी के बारे में जो कहा जाता है, कि एक बात कही जाती है कि वो इतने क्रोधी थे एकदम ही, लेकिन उनके साथ ये भी कि उनके तपस्वी भी थे, इतनी बड़ी तपस्या करते थे। और जिनके उतने उदाहरण रहे, तो बाद में लोग, ये जितनी मैं कहानी पढ़ता हूँ और साधु संतों का संग करता हूँ, तो वो ये कहते हैं बाद में कि देखिए, इन्होंने ये श्राप दिया, उसका उद्देश्य ये था, भगवान की प्रेरणा से ऐसा हुआ, और उसका ये भला ही होना था अंत में जाके, या लोगों को शिक्षा मिलनी थी। इस तरह से मैं समझता हूँ इस बात को। तो मैं ये नहीं समझता कि वो उनकी कोई कमी थी, तो वो उनका ना रहा हो, तो वो उस लेवल के लोग हैं कि उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रदीप जी की जो टॉक ये जो है, वो हम लोगों के, साधारण लोगों के लिए मानने के लिए बात, ऐसा कि सभी महर्षि ऐसे नहीं थे।
यदि आप दुर्वासा की बात करते हैं तो भृगु ऋषि ने जो विष्णु जी के लात मारने की कहानी है वो भी आप जान लीजिए कि विष्णु जैसे आदमी ने उनको लात मार दी छाती पे तो उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता था कि वास्तव में आप, तो फिर उनको उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया। तो दोनों ही बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। हो सकता है मेरी बात इतनी भी सही है कि नहीं, लेकिन प्रदीप जी को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत। हाँ जी नमस्कार। अभिषेक जी। तो अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ फिर कक्षा समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा